हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलिए बच्चे, आज हम कवर करने वाले हैं फाइनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में कई बारी क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। चलिए, प्रेस बायोपिया को समझने से पहले आप सभी रिकॉल करिए जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, दैट वाज हाइपरमेट्रोपिया। ईमानदारी से बताएंगे जो जो बच्चे पढ़े हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, रिकॉल करो और खुद को ही आंसर करो कि क्या था हाइपरमेट्रोपिया, क्या उसकी डेफिनेशन थी, क्या कोजेस थे, क्या करेक्शन थी। अगर आपने वो पढ़ा है तो प्रेस बायोपिया को समझ पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले प्रेस बायोपिया की अगर हम बात करें तो प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होने वाला एक हाइपरमेट्रोपिया है। अब बच्चे कहेंगे ओल्ड एज में होने वाला हाइपरमेट्रोपिया कैसे सर? एक्चुअली क्या था, इसके जो रीजंस है, जो कारण है प्रेस बायोपिया के होने के, वो अलग है। लेकिन कंडीशंस प्रेस बायोपिया में जनरली वही बनती है जो हाइपरमेट्रोपिया में बनी थी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ था कि पर्सन जो है वो पास का नहीं देख सकता था। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेस बायोपिया में भी यही देखा गया है कि वो पर्सन पास का नहीं देख सकता। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में रीजंस ये रहे थे कि उस पर्सन का या तो आईबॉल का साइज छोटा हो गया था, या जो वो कन्वर्जिंग लेंस जो आंखों में लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा था, उसकी पावर घट गई थी, जिसकी वजह से रेटिना के कहीं बाद में जाके वो रेज को इंटरसेक्ट करा सकता था, लेकिन रेटिना पर नहीं। अब यहाँ पे रीजन रहेगा वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, कि जो सिलियरी मसल्स है जो अपना काम करती है लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, तो समय के साथ साथ क्या होता है कि जब एज बढ़ती है तो सिलियरीज मसल्स कमजोर पड़ जाती है। सिलियरी मसल्स के कमजोर पड़ने के कारण जो है वो पर्सन ज्यादातर केसेस में वो एक ओल्ड एज में आने के बाद में वो पास की चीजों को नहीं देख सकता। तो देखा भी होगा, जैसे आपके घर में आपके ग्रैंडफादर है, आपके दादाजी है, तो कई बार ज्यादातर उनको चश्मा लगा होगा, जब वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वो चश्मा पहन के ही पढ़ते हैं। तो इट मींस उस केस में आप देखोगे कि अगर वो पास का तो सही से देख सकते हैं, लेकिन हाँ उनको डिफिकल्टी आती है केवल न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या जब कोई बुक वगैरह उनको देखनी होती है तब। तो इट मींस उनको प्रेस बायोपिया हो रखा है और उसका रीजन है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। तो प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ओल्ड पीपल इन विच दे आर नॉट एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो पास की चीजें नहीं देख सकते हैं ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, और इसका करेक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हाइपरमेट्रोपिया क्या हुआ था। अब आप मुझे बताओ हाइपरमेट्रोपिया कौन से लेंस के थ्रू होता था? और आप मुझे आंसर ऐसे नहीं करोगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, आप बताओ मुझे डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग लेंस। सोचे ध्यान से और बताइए क्या होता था। यस, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं दैट वाज कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू हम हाइपरमेट्रोपिया को सही करते थे। तो प्रेस बायोपिया में भी कन्वर्जिंग लेंस ही यूज होगा अगर वो पर्सन बेसिकली नहीं देख पा रहा पास का। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो सिलियरी मसल्स कमजोर पड़ती है तो वो अपनी पास की और दूर की दोनों ही तरह की जो एबिलिटी होती है आंखों की देखने की, यानी कि हमने पढ़ा था जब पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि जब आपको कहीं दूर की ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो उस टाइम पे सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है, और जब आप किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो मेनली जो सिलियरी मसल्स की एबिलिटी खत्म हुई थी, अगर वो एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है, केवल वो पास का नहीं देख पा रहा, तो उस टाइम पे सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी खत्म हुई थी। लेकिन कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों ही एबिलिटी सिलियरी मसल्स की खत्म हो जाती है, जिसमें वो पर्सन ना पास का देख पाता ना दूर का देख पाता। तो उस टाइम पे उसको लगता है बाईफोकल लेंथ उसके चश्मे में। बाईफोकल लेंथ लेंस में क्या होगा कि चश्मे का जो नीचे का पार्ट है, ऊपर का आधा पार्ट उसमें यूज होगा कॉनकेव और नीचे का आधा पार्ट यूज होगा कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से इसको चश्मा इसमें बनाया जाता है, इस तरीके से। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स होगा और ऊपर वाला कॉनकेव होगा। जब वो पर्सन पास की और दूर की दोनों ही चीजें नहीं देख पा रहा, तो तब आप उसमें बाईफोकल लेंस यूज करोगे, जिसमें नीचे का आधा पार्ट होगा कॉन्वेक्स और ऊपर का आधा पार्ट होगा कॉनकेव। इसीलिए अब वो क्या करेगा, वो पर्सन जब चश्मा पहनेगा तो जब उसे बुक्स वगैरह पढ़नी है तो वो नीचे वाले पार्ट को यूज करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के थ्रू ही तो एक तरह से आप पास की चीजें देख पाते हो। तो उस टाइम पे वो आंखों को नीचे की तरफ झुकाएगा। आपने देखा भी होगा अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, और जब उसको कोई सामने खड़ा कोई पर्सन उससे बात कर रहा है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा आंखों को ऊपर उठाते हैं और चश्मे के ऊपर वाले पार्ट का यूज करते हैं, जिससे वो उसको देख पाए कि हाँ, ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्सन कौन है। तो इस तरीके से एक ही चश्मे में दोनों तरह के लेंस लगे होते हैं ताकि दोनों ही डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सके। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, पहले तो था इट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ।
बट समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी द बोथ नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख पाते। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का यूज करके आप इसको सही कर सकते हो, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होंगे। द अपर पार्ट इज द कॉनकेव एंड द लोअर पार्ट इज द कॉन्वेक्स। इस तरीके से आप बाईफोकल लेंस बनाते हो। चलिए देख लो सभी ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने हैं। सब कुछ कवर है इन नोट्स के अंदर, जो भी आपके होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो सारा, अगर आप बुक भी एक बार आपको रैपिड रिवीजन करना है तो इन नोट्स को ही आप देख सकते हो और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। चलिए नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम करेंगे रिफ्रैक्शन की बात। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग बताइए रिफ्रैक्शन अगर आपको याद है। रिफ्रैक्शन होता था द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। चलिए अब अगर हम कोई ग्लास प्रिज्म लेंगे, अब ग्लास प्रिज्म क्या होता है 3D में, अगर आपने देखा होगा आपके फिजिक्स लैब के अंदर भी होगा वो। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है। यस, दिस इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म बच्चों। एक तो यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने रेक्टेंगुलर फेसेस है और कितने ट्रायंगुलर फेसेस है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला पार्ट भी रेक्टेंगल है, इसके पीछे भी रेक्टेंगल है और इसके नीचे की तरफ भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगुलर कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर? 3 रेक्टेंगल होते हैं। और अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो कितने ट्रायंगल होते हैं? 1 और एक इसके पीछे 2। तो 2 ट्रायंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं एक प्रिज्म के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है। अब जब आप भी इससे पास कराओगे रे को, अब आप पास कैसे कराओगे? जैसे ये है, कुछ रखने का ये ऑर्डर होगा, आपके सामने की तरफ आपको ट्रायंगल दिखना चाहिए। ये जो ट्रायंगल आपको दिखेगा इसमें ये वाला जो साइड में रेक्टेंगुलर फेस है, इससे ऐसे रे आप पास कराओगे और आप देखोगे कि वो अपने 7 कंपोनेंट्स में टूट जाती है। जैसे हमने 7th 8th में भी पढ़ा हुआ है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि जो लाइट है व्हाइट लाइट वो 7 कंपोनेंट्स की मिलकर बनी होती है और जब भी आप उसको पास कराओगे तो वो अपने 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, जिसको डिस्पर्सन कहा जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेनली आपको पता होना चाहिए कि किस फेस से है हम इंसिडेंट रे को लेके आते हैं। चलिए अगर आपने ये इंसिडेंट रे ली, इस वाले पॉइंट पर इसको अलग से पढ़ लेते हैं। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसमें हम 2D का यूज करेंगे। चलिए ये है ट्रायंगल, ये आपने इसमें इंसिडेंट रे ली। अब ये इंसिडेंट रे ली, अब ये सरफेस जो है, ये सरफेस पर आप 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको नॉर्मल कहा जाता है। याद रखना सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल यहां बनना चाहिए। अब ये रे क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है, और ये वाला नॉर्मल माना जाएगा। अब ये रेयर और ये डेंसर, डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी, तो ये नॉर्मल था इसकी तरफ को मुड़ गई। यहाँ पर जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ आई, और यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज एंगल आर। अब यहाँ पे इस वाले सरफेस पर भी आप 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको नॉर्मल कहा जाएगा। और अब ये जो रे है ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। अगेन यहाँ पे ये आर होगा और ये वाला एंगल जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और कहाँ बनता है। इंसिडेंट रे को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाओ और ये जो इमरजेंट रे है इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये आपको ये वाला जो एंगल है जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में बन रहा है उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको डेल कहा जाता है। तो एक तो आपकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपको ये आइडिया देता है फाइनली कि रेज जो है जब भी इस प्रिज्म से पास हुई तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा बैंड हुई। और ये जो टॉप पर होता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म रेयरली पूछा जाएगा आपसे, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए ये आपको बताया गया है इसमें सारा, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म इट गेट्स बेंड ट्वाइस। जब वो प्रिज्म से पास होगी तो 2 बार बेंड होगी, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। एंड द emergent ray is deviated by an angle to the incident ray, this angle is called angle of deviation। सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल होता है जिसको डेल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए
ये वाले फिगर सबको बना के देखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से आएगा। ये नहीं कि बस देख लिया, जितने भी ये फिगर होती है ये आपको बनाकर देखनी है, तभी जाके आपको ये दिमाग में बैठेंगी और आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अगर ये फिगर मैंने बनाई और आपने जस्ट मुझे बनाते हुए देखा और इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं की, तो डेफिनेटली फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलिए, अब आ जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि बहुत सिंपल, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है, और इसको बस आप करके दिखाओगे तो बहुत इजीली आप 2 मार्कर या 3 मार्कर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो मार्क्स। चलिए, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ये प्रिज्म है। अगर यहां से आपने कोई व्हाइट लाइट ली, अब ये मत कहना कि सर ये तो येलो लाइट है, समझ लो कि ये व्हाइट लाइट है। चलो, अगर आपने कोई व्हाइट लाइट ली यहां पर, तो चलो व्हाइट ही बना देते हैं। चलो, जब आपने व्हाइट लाइट ली, तो आपने जब इसको प्रिज्म से पास कराया, एक तो प्रिज्म में पास कराने का तरीका देख लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप क्या करोगे, इनको ना ऊपर की तरफ ऐसे ले जाते हो। हमें पता है, अभी हमने एंगल ऑफ डेविएशन जब पढ़ा था तो हमने उसमें उसको बैंड कराया था, तो आपको इसको नीचे की तरफ को बैंड कराना है। और एक बार जब वो यहां से और दोबारा से पास होगी, तो एक बार और वो बैंड होगी, तो फाइनली इस तरीके से ये अपने 7 कंपोनेंट्स में बैंड होती है। तो जब भी किसी भी आप व्हाइट लाइट को पास कराओगे प्रिज्म के थ्रू और वो अपने 7 कंपोनेंट में टूट जाए, इस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट अप इनटू द बैंड ऑफ कलर्स, कि ये 7 कलर के अपने बैंड में टूट जाते हैं। और इस फिनोमिना को तो कहा जाता है डिस्पर्सन, लेकिन स्क्रीन पर वो जो कलरफुल बैंड मिला आपको, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। जो इस तरीके से कलरफुल बैंड बनेगी, जो पट्टी बनेगी, यहाँ पे जो बैंड की स्पेलिंग है वो है BAND। तो इस तरीके से जो 7 कलर्स का एक बैंड बना, दैट इज स्पेक्ट्रम। और ये जो फिनोमिना है इस तरीके से 7 कंपोनेंट्स में टूटने का, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। और ये जो ऑर्डर होगा, दैट इज विबग्योर। ये ऑर्डर आप फॉलो करोगे नीचे से, कि जो ये 7 कंपोनेंट्स याद रखने का तरीका है कि पहले कौन सा कलर आएगा, तो V, देन I, फिर B, G, Y, O, R। आर से रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये 7 कंपोनेंट्स का ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर की तरफ को। आपको ये वर्ड याद रखना है, विबग्योर। चलिए, ध्यान से देख लो सभी, कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सारे डाउट्स आपके बताए जाएंगे। लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट इजी टॉपिक है, और इसको बस सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और ये ऑर्डर याद रखना है कि किस तरह से ये 7 कंपोनेंट्स टूटेंगे। ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। चलो, ये है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या था कि सर आइजैक न्यूटन ने सेम साइज का प्रिज्म एक रिवर्स ऑर्डर में रखा, और उन्होंने देखा कि ये जो 7 कंपोनेंट्स है, क्या हम इनको वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, आंसर वाज कि उनको 7 कलर को, अब हमने यहाँ पे केवल 2 ही कलर दिखाई, एक सबसे ऊपर वाला कलर रेड और एक सबसे नीचे वाला वॉयलेट। अगर आप सेम साइज का प्रिज्म लोगे और उससे उसको उल्टा रखोगे रिवर्स ऑर्डर में, और उससे फिर इनको पास कराओगे, तो ये 7 कंपोनेंट्स मिलके वापस से क्या बनाएंगे, एक व्हाइट लाइट बना देंगे। तो ये वो जो 7 कंपोनेंट्स में टूटी है व्हाइट लाइट, उसको वापस से एक किया जा सकता है। अब यहां पे आप ये याद रखना कि एक तो जो वो प्रिज्म होगा वो सेम साइज का होगा, सेम शेप होगी, और उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में रखना है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने कोई डिस्क ली, आपको ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर्स कराते भी है, 7th 8th में भी आपको कराया था। आप एक सर्कुलर डिस्क लो और आप उसमें विबग्योर, ये जो 7 कलर है, उस डिस्क का जो वो एरिया है उसको आप इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और विबग्योर जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर में वो 7 कलर आप उस पर करो। और जब आप उसको किसी स्टिक में लगा के बहुत तेजी से घुमाओगे, तो आप देखोगे वो 7 कलर्स अलग अलग ना दिख के वो आपको डिस्क व्हाइट कलर की दिखेगी। एंड दैट इज द रीजन कि वो 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन एक्चुअली डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही हो रहा है उसमें भी, लेकिन वहां पे प्रिज्म नहीं है। वहां पे प्रिज्म का काम करती है वाटर ड्रॉप्स। बारिश के बाद जब एकदम से धूप निकलती है, तो उस टाइम पर कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर मौसम में रह जाता है, कुछ वाटर ड्रॉप्स, वो वाटर ड्रॉप्स प्रिज्म का ही काम करती है, और जब उनसे लाइट पास होती है तो वो डिस्पर्सन ऑफ फिनोमिना एक बड़े लेवल पर करती है, जिसकी वजह से रेनबो बनता है। लेकिन एक तो एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आएगा कि जब डिस्पर्सन होता है यहाँ पे, तो क्या बस डिस्पर्सन ही हो रहा है या रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन वगैरह भी होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्सन भी हुआ, लाइट 7 कलर्स में टूटी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस मीडियम के अंदर ही लाइट टकरा के घूम के इससे बाहर ना निकल के इसमें अंदर चली जाती है। जब लाइट इसके सरफेस से टकरा के वाटर ड्रॉप्स के और इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो उसको कहा जाएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर वापस से यहाँ पे वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि दोबारा से एक बार और बैंड होगी। तो यहाँ पे डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और अगेन रिफ्रैक्शन, ये चीजें होती है। और यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, जैसे हम या आप लोग उस रेनबो को फिर आसानी से देख पाओगे। तो रेनबो फॉर्मेशन पर एक साथ कई सारे फिनोमिना होते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होता है, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी होता है। चलिए, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after the rain shower. It is caused the dispersion of sunlight by the water drops. इसका रीजन यही होता है क्योंकि वाटर ड्रॉप्स उस टाइम पे प्रिज्म का काम करते हैं। The water drops acts like the prism. They refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally refract. याद रखना लास्ट में सबसे रिफ्रैक्शन होता है। अगर एग्जाम में आपको सबसे पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख के दे दे, फिर रिफ्रैक्शन बीच में लिख के दे और डिस्पर्सन सबसे लास्ट में, तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर सबसे लास्ट में रिफ्रैक्शन होता है। When it comes out of the raindrops due to the dispersion of sunlight and the internal reflection by the water drops, we can see a beautiful rainbow. चलिए, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अब आ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए, क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? बच्चों, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। एटमॉस्फेयर हमारा बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है, जो आपने छोटी क्लासेस में एसएसटी में पढ़ा था। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेट सपोज कि ये लेयर से अलग अलग, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स आपने पढ़ी। अगर हम उस सेंस में बात करें तो हमने पढ़ा था हर एक लेयर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो अलग अलग है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होने की वजह से हर एक लेयर की डेंसिटी अलग अलग है। अब अगर डेंसिटी अलग होगी तो इट मींस हर एक लेयर, चाहे वो है एटमॉस्फेयर की, लेकिन एक डिफरेंट मीडियम की तरह काम करेगी। और हमें पता है जब मीडियम चेंज होगा तो उस टाइम पे क्या होगी, बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा। तो इट मींस कि जब एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स के थ्रू बेंडिंग होती है या रिफ्रैक्शन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए, अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द वन मीडियम टू अदर ऑफ द एटमॉस्फेयर या वन लेयर टू अदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ आप देखोगे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। ये कुछ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, यानी कि यहाँ पर आप अप्लाई होते हुए देख सकते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। कैसे? जैसे अगर कोई सन है, उस सन को आप थोड़ा ज्यादा ऊपर देखोगे या उसकी एक एक्चुअल पोजीशन पे नहीं देख पाते, उसका रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है। कैसे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से। जो स्टार्स है वो एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है। पॉइंट सोर्स इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो हमें जब स्टार दिखते हैं तो वो एक पॉइंट सोर्स हम उन्हें कंसिडर करते हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। अब दूर होने की वजह से क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। जब वो ऑब्जर्वर उस स्टार को देखेगा तो डिफरेंट लेयर से उससे लाइट पास होके आएगी। जब वो लाइट पास होके आएगी तो लगातार ये जो लेयर्स है इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो चेंज होता है। अब हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम कभी भी रिफ्रैक्शन के पाथ को फॉलो नहीं कर सकते, हम देखते हैं स्ट्रेट इन पाथ। स्ट्रेट इन पाथ देखने की वजह से वो स्टार्स हमें एक तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर या अलग डिस्टेंस पे दिखाई देगा, एंड सेकेंडली वो हमें ट्विंकलिंग करता दिखाई देगा। ट्विंकलिंग का मतलब होता है कि एक जिस पॉइंट पर आपने उसको देखा वो आपको हर वक्त उसी पॉइंट पर स्टेबल नहीं होता दिखेगा, बार बार उसकी पोजीशन आपको चेंज होता दिखेगी। और चेंज होने के पीछे ये रहेगा कि ये जो इनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है वो लगातार अमाउंट कम या ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से होगा क्या काम कि रिफ्रैक्शन जो होके आएगी रे वो बार बार अलग पाथ से आएगी और बार बार उसकी एक वर्चुअल इमेज स्टार की वो भी अलग अलग पॉइंट पे बनेगी। इसलिए आपको स्टार एक मोमेंट पे जहां दिखाई दे रहा है अगले मोमेंट पे वहां दिखाई नहीं देगा, या एक पॉइंट पे वो आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है तो अगले ही मोमेंट में वो आपको थोड़ा डल दिखाई देगा। दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और ये इसका एक फिनोमिना आप ऐसे भी देख सकते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि अगर दीवार पे एक पेंटिंग है और दूसरी साइड दीवार पे आप खड़े हो, आप दूसरी साइड से जब उस पेंटिंग को देख रहे हो तो बीच में कुछ आपने
कोई आग वगैरह लगी हुई है, कोई भी चीज, तो उस टाइम पे वो दीवार पे वो पेंटिंग आपको हिलती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आग लगने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो लगातार उनका अमाउंट कम या ज्यादा हो रहा है। तो जब उस पेंटिंग से लाइट आ रही है और आपकी आंखों में एंटर कर रही है, तो बार बार जो जाने का पाथ है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आने का पाथ भी चेंज हो रहा है और जाने का पाथ भी चेंज हो रहा है। तो एक फाइनल इमेज पेंटिंग की वो दीवार पे नहीं बन पा रही, तो वो थोड़ा आपको फ्लक्चुएट या मूव करती दिखाई देगी। सेम होता है यहाँ पे बड़े लेवल पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के टाइम पर। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, लगातार कम या ज्यादा होता रहता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ तो पार्टिकल्स है, फिर बाहर की तरफ नहीं है। तो जैसे ही वो लाइट आएगी तो उसे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा मिलते जाएंगे, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, एटमॉस्फेयर है। इसके बाद ये होगा तो लाइट ग्रेजुअली बैंड्स, और ज्यादा वो बैंड होना स्टार्ट होगी, एंड सो द रियल पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम द एपेरेंट पोजीशन। एपेरेंट पोजीशन का मतलब होता है वो वाली पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है। चलिए ध्यान से देखिए, जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये आप देख सकते हो, अब ये खड़े हो आप जो कि एक स्टार को देख रहे हो। अब स्टार का जो पाथ होगा, रे पाथ, वो ये है, लेकिन आप हमेशा सीधे ऑर्डर में देखते हो। आप जो उसकी एक अपेरेंट पोजीशन बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बनाओगे। और ये भी आप याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है जब भी स्टार की लाइट अर्थ की तरफ को आती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑलरेडी हम पढ़ चुके। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार is due to the atmospheric refraction of the starlight and due to the changing in the position of the stars and the movement of the layers of the atmosphere. So light from the stars is sometimes brighter and sometimes fainter, जो मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन प्लैनेट के केस में ये नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लैनेट्स तो ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देंगे, लेकिन स्टार्स क्यों? अब उसके पीछे रीजन ये है, प्लैनेट्स या मून जो है वो बड़े सोर्स है, वो हमारे नजदीक है थोड़ा, स्टार ज्यादा दूर होते हैं, और प्लैनेट्स और मून ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू स्टार, जिसकी वजह से वो एक बड़ा सोर्स है लाइट का। उनमें से बहुत सारी लाइट के पॉइंट ऐसे बनेंगे और वो ऐसे जब बैंड करते हुए आएंगे और यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, फाइनली जब ऑब्जर्वर उनकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, उनको सीधे पाथ में देखेगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, लेकिन फाइनली वो सारे पॉइंट की इमेज बनती है एक सर्किल के अंदर ही है। तो इसलिए वो आपको फ्लक्चुएट करता या मूव करता दिखाई नहीं देगा, ये आपको ट्विंकलिंग करता दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्टार दिखाई देगा। तो लिखा हुआ है प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ देन द स्टार्स, द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर एज अ पॉइंट सोर्स, कि स्टार्स को पॉइंट सोर्स माना गया, लेकिन प्लैनेट जो है वो एक बड़े सोर्स है। दैट्स व्हाई लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स नलिफाई द ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट, कि ट्विंकलिंग का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है और इसलिए वो आपको ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देंगे। चलिए, ये देख सकते हैं आप, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। चलिए अब आपको एक चमत्कार दिखाता हूं। आप एक्चुअली सन को 4 मिनट एक्स्ट्रा देखते हैं उसके राइज होने के बाद से उसके सेट होने तक। अब कैसे कि 4 मिनट एक्स्ट्रा कैसे सर? इसी को कहा जाता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। होगा क्या काम? जैसे ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर आप रहते हो, आप ऑब्जर्वर का काम कर रहे हो। अब यहाँ एटमोस्फेयर है, अब यहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई जिसको होरिजन कहा जाता है। अब जब सनलाइट यहाँ से आएगी तो वो यहाँ पे इस लेयर से आके बैंड होगी। बैंड होने के बाद जो ऑब्जर्वर को ये वाला फाइनली पाथ मिलेगा, इसी वाले फाइनल पाथ को वो ऐसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम हमेशा स्ट्रेट पाथ देख सकते हैं। तो इस वाले पाथ को जब वो आगे बढ़ाएगा तो उसको सन की एक अपेरेंट पोजीशन यानी कि एक वर्चुअल इमेज 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से वो सन को निकलते टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा देखेगा। सेम फिनोमिना रिपीट होगा यहाँ पे छिपते टाइम पे, कि सन एक्चुअली छिप चुका होगा, वो सेट हो चुका होगा, लेकिन उसकी रे अभी भी ऐसे बैंड होके आ रही होगी और हम उसे 2 मिनट एक्स्ट्रा देखेंगे। तो टोटल हम उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ देखते हैं, 2 मिनट यहाँ, तो इस तरीके से हम उसको टोटल 4 मिनट एक्स्ट्रा देखते हैं। चलिए, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट द 2 मिनट्स बिफोर sunrise and about the 2 minutes after the sunset, just because of the atmospheric refraction. The apparent flattering of the sun disk at the sunrise and sunset is also due to the atmospheric refraction. एक तो आप ये काम करना, एग्जाम में मान लो ये वाला क्वेश्चन है या ट्विंकलिंग है, आपको प्रॉपर अगर उस टाइम पे लैंग्वेज बनाना भी नहीं आ रहा, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप जरूर लिख के आना, एक नंबर आपका वहीं सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आपने मेन फिनोमिना बता दिया कि इसके पीछे का रीजन क्या था।
और फिर आप इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ये लैंग्वेज थोड़ा आपकी लैंग्वेज आप इसको बना के लिख सकते हो। मेन चीज है समझना, अगर आपको समझ आ गया तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में बना के आसानी से लिख सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर होके, यानी कि हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल्स के थ्रू टकरा टकरा के पूरे मीडियम में फैल जाती है, और लाइट की इसी स्प्रेडिंग को या इसी फैलने को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था टिंडल इफेक्ट के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है एयर एक बेस्ट एग्जांपल है कोलोइडल सॉल्यूशन का। और इसी वजह से जब भी आप फ्लैश लाइट ऑन करोगे मोबाइल की या टॉर्च ऑन करोगे तो वो पूरे मीडियम में फैल जाएगी, बिकॉज लाइट जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन में फैलती है, या वो स्कैटरिंग ऑफ इफेक्ट जो स्कैटरिंग इफेक्ट है वो करती है। टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा था कि जैसे अगर आप देखोगे दीवार में कहीं होल हो रखा है, उसमें से आप लाइट की बीम आते हुए दिखाई दोगे और उस टाइम पे आप उस पाथ को देख पा रहे हो, उसमें आप पार्टिकल्स देख पा रहे हो, एयर पार्टिकल, वो टिंडल इफेक्ट ही होता है। जो आप देखोगे कई बार फॉरेस्ट वगैरह के अंदर भी होता है, ऐसे कुछ आप पाथ को देख पाते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न्स बनते हैं लाइट के, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। So when a beam of light passes through the colloidal solution, the light becomes visible due to the scattering of light. This is known as Tyndall effect. और स्कैटरिंग क्या होती है? लाइट का फैलना होता है थ्रू द स्ट्राइकिंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के थ्रू टकरा के उसका फैलना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब वो स्मोक वगैरह भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइज जितना बड़ा होगा पार्टिकल्स का उतनी ज्यादा इट डिपेंड्स। 3 तरह के मीडियम आपने पढ़े थे 9th क्लास में, सस्पेंशन, कोलोइडल और नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं कराती, कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है और लाइट की स्कैटरिंग बहुत अच्छे से कराता है। द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, आप छोट साइज पार्टिकल्स का कम ज्यादा कैसे होगा, दैट डजंट मैटर। आपका जो क्वेश्चन मेन यहां से बनेगा वो ये बनेगा कि स्कैटरिंग किस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के साइज पर, पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी पर। तो आपको याद रखना है पार्टिकल्स के साइज पर, कि जो स्कैटरिंग होगी पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करेगी। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर द ब्लू लाइट, जो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और लार्जर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट कलर्स को स्कैटर करता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा छोटे पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं नेचर में, और इसलिए हम देखेंगे ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए ओशियन कलर या स्काई का कलर ब्लू होता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। जब आप देखोगे आसमान आपको नीले रंग का दिखाई देता है या ओशियन आपको नीले रंग का दिखाई देता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे सिंपल वर्ड्स में अगर बोले स्कैटरिंग होती है, दैट्स व्हाई। अब आप बोलोगे सर स्कैटर तो सारे कलर करते होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो सबसे नीचे कलर होते हैं वायलेट, इंडिगो और ये ब्लू, ये सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा छोटी। और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ वो सबसे ऊपर है और वो सबसे कम डेविएट होता है, वो सबसे कम स्कैटरिंग करता है और उसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर के आसपास। और जो ये सबसे नीचे वॉयलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ होती है लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होगी वो पार्टिकल्स के थ्रू टकरा के सबसे ज्यादा फैलेगा। तो इट मींस वायलेट, ब्लू, इंडिगो यही वाले कलर सबसे ज्यादा फैलते हैं, लेकिन हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटाइज कर पाती है ब्लू कलर को, इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है और ओशियन भी ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। लिखा हुआ है द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जिनकी वेवलेंथ से ज्यादा छोटा साइज होता है दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो छोटे वेवलेंथ वाले लाइट्स कंपोनेंट है वो ज्यादा स्कैटर होंगे एज कंपेयर टू रेड या ग्रीन या ऑरेंज। Now when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the atmosphere scatter the blue light, and that's why you see the sky that is of blue color or ocean that is also again of blue color. If the earth had no atmosphere, अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर कोई एटमोस्फेयर ना होता अर्थ के पास तो तब आपको स्काई कैसे कलर का दिखाई देता? तब कोई स्कैटरिंग ही नहीं होती, तब आपको वो ब्लैक कलर का या डार्क कलर का दिखाई देता। इवन जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं जब वो अर्थ के एटमोस्फेयर को पार कर जाते हैं तो उनको जो स्काई है या जो स्पेस है वो डार्क कलर का दिखाई देता है, क्योंकि फिर कोई लाइट जो है स्कैटरिंग ही नहीं कर रही, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल चाहिए एंड देयर इज नो पार्टिकल इन स्पेस। तो इसलिए उस टाइम पे इस एस्ट्रोनॉट्स को वो डार्क कलर का दिखाई देता है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में एस्ट्रोनॉट वाला भी एक बार पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। और ये वाला तो कई बार ही पूछा जाता है, ये आपको डेफिनेटली, और यही वाली लैंग्वेज आप लिखोगे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आप डायग्राम देख सकते हो
ये एक टॉपिक और हम देख लेते हैं, हालांकि ये कम ही आता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब सन सेट हो रहा होगा या सन राइज हो रहा होगा उस टाइम पे आप उसको ऑरेंज कलर का देखते हो। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसका पीछे का रीजन ये है कि जिस टाइम पे वो सेट होता है तो केवल वही कंपोनेंट अर्थ तक पहुंच सकता है जो सबसे कम स्कैटरिंग कर रहा है, सबसे कम डेविएट होता है, और वो है रेड कंपोनेंट। तो रेड कंपोनेंट ही सबसे कम डेविएट होता है, अभी हमने समझा था। तो इसलिए उस टाइम पे बाकी के कंपोनेंट्स तो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते, यहीं यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये वाला कंपोनेंट पहुंच जाता है। इसलिए रेड कलर का आपको स्काई दिखाई देता है जिस टाइम पे वो सन दिखाई देता है, जिस टाइम पे वो राइज हो रहा है या सेट हो रहा है। एक चीज और, इसीलिए जो डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं वो रेड कलर के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कंपोनेंट कभी भी डेविएट नहीं होगा, वो फाइनली टारगेट तक पहुंच जाता है, उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए आप देखोगे जिस टाइम पर विंटर वगैरह है, फोग ज्यादा है, तो गाड़ी की हेडलाइट रेड कलर की इसलिए होती है ताकि पीछे से कोई आ रहा है या सामने से कोई आ रहा है तो वो देख लेगा कि हाँ कोई आगे गाड़ी जा रही है या कोई व्हीकल है, या आप उसको उससे टकरा ना जाओ। तो रेड कलर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सेम यहाँ पे भी बताया गया कि जिस टाइम पे सनराइज हो रहा होगा या सेट हो रहा होगा तो अर्थ का सारा अमाउंट ना पहुंच के पार्शियल अमाउंट पहुंचता है उस टाइम पे, और केवल रेड कंपोनेंट ही पहुंच पाता है, इसलिए आपको सन रेड कलर का दिखाई देता है। ये सारा आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी डाउट्स आपके हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे आंसर आपको बताए जाएंगे। लेकिन पढ़ना समझना सब कुछ जरूरी है, केवल ये नहीं कि वीडियो देख लिया और आपको समझ आ गए। सारे आपको एक बार रिकॉल करने हैं, पढ़ के देखने हैं, तभी जाके आप ये सारे डाउट्स समझ पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।